गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर 2011। कल हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक सॉल्व कर ली थी। आज हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम 12। द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज, ये आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन का मान कितना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन कैरी, देखो न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन कैरी स्पिन, क्या रखते हैं, स्पिन रखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए ये एक जनरल फॉर्म होती है, G इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और हम कह सकते हैं G फैक्टर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, म्यूएन इक्वल टू एच ई एच कैट अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यूनिट फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन, म्यूएन इक्वल टू 5.050 इंटू 10 की पावर -27 जूल पर टेस्ला या, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे, म्यू इक्वल टू करंट आई इंटू एरिया। ठीक है, यहां से करंट की एम्पियर में और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। फिर बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट फॉर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पिन, देखिए न्यू बी इक्वल टू 9.27 इंटू 10 की पावर -27 जूल पर टेस्ला, और हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन 9.27 इंटू 10 की पावर -27 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ -21 देखिए ये है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब न्यूक्लियर मैग्नेटॉन आप निकालोगे तो उस टाइम मास ऑफ प्रोटॉन लेना है आपको। ठीक है, जब बोहर मैग्नेटॉन की बात है तब आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो बोहर मैग्नेटॉन को, म्यू बी इक्वल टू ई एच कैट अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं एच कैट होता है H अपॉन 2 पाई। वैल्यू पुट कर दीजिए, E अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन H अपॉन 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो E H अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी इसकी वैल्यू है, ये भी आपको ध्यान में, ये एच के टर्म में है, वो एच कैट के टर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन ए डोमेन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 की पावर -4 मीटर एट वेट ऑफ आयरन इज 55 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दे रखी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इच आयरन एटम हैज ए डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है म्यू।
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, मैग्नेटाइजेशन आई आपसे पूछा है। तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ, लोहे में कोई डोमेन 10⁻⁴ मीटर भुजा वाले घन के रूप में है। लोहे का परमाणुक द्रव्यमान आपको दे रखा है, घनत्व दे रखा है तथा प्रत्येक लोह परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। डोमेन में चुंबकन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन आपको दे रखा है। एक तो क्यूब की साइड दे रखी है 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। मास दे रखा है आपको 55 ग्राम पर मोल, ठीक है। और रो डेंसिटी दे रखी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन I इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वॉल्यूम v। अब देखिए आपको वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं देखिए, आपको मास और डेंसिटी के टर्म्स में, तो उसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए वी नो दैट डेंसिटी होती है रो मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो I इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अपॉन वॉल्यूम m अपॉन रो, रो को ऊपर लेके जाए तो देखिए ये हो गया। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू की वैल्यू है 9.27, ये आपको याद होनी चाहिए, अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन यही था। 9.27 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रो की वैल्यू, रो आपको दे रखा है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और देखिए m कितना है 55 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल को हम चेंज कर लेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 7.9, ठीक है। 55, 1 मोल कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आगे देखिए कैलकुलेशन करिए 9.27 इंटू 10⁻⁻24 इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। मीटर क्यूब से एक, तो ये हो जाएगा इंटू 7.9 एम्पियर पर मीटर अपॉन 55। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटू 10⁻⁻6, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 8.01 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो ऑप्शन देखिए 8 पॉइंट समथिंग, देखिए ऑप्शन देखिए
एट 0.01 इंटू 10⁵ तो ऑप्शन सी देखिए, एट अप्रोक्सीमेट यही आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या किया हमने, हमने मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला यूज लिया, मैग्नेटिक मोमेंट अपन वॉल्यूम म्यू अपन वी। रो देखिए हम वॉल्यूम को चेंज किया डेंसिटी और मास में, इस तरीके से फिर वैल्यू पुट करते गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन टू कोयल in two coils placed near each other, when current in one of the coils changes from 5 एम्पियर टू 0 in 10⁻³ सेकेंड, टाइम दे रखा है और जो करंट में चेंज हो रहा है वो दे रखा है, देन 250 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज इंड्यूस इन अदर कोइल द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए किन्हीं समीपवर्ती दो कुंडलियों में से एक कुंडली में जब धारा 10⁻³ सेकेंड में 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाती है, तो दूसरी कुंडली में 250 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है, तो देखिए आपको ईएमएफ दे रहे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन वो लिख दीजिए। गिवन है ईएमएफ 250 वोल्ट, ठीक है, और चेंज इन करंट कितना है, 5 एम्पियर से कितनी हो रही है, 0 एम्पियर। ठीक है, और डेल्टा टी टाइम में कितना हो रहा है, -3 सेकेंड। अब देखिए जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास ईएमएफ ई इक्वल टू -m डी अपॉन dt। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक m। ठीक है, हमें ये m ज्ञात करना है। अब देखिए E की वैल्यू आपको दे रखी है 250 वोल्ट इक्वल टू -m करंट 5 - 0 अपॉन 10⁻³ आगे सोल्व करिए इसको, तो ये देखिए 5 से ये 50, तो देखिए m की वैल्यू आपको मिलेगी -50 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो m की वैल्यू माइनस, देखिए फॉर्मूला देखिए यहाँ माइनस की कोई मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो देखिए ये आ जाएगा 50, 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली। ठीक है, इसकी जो मात्रक होता है वो हेनरी में। m की वैल्यू हाँ आपको मिलती m इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कितना मिल गया, 50 मिली हेनरी एच। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। देखिए आपको ये फॉर्मूला यूज लेना था, ये फेराडे लॉ से है। ठीक है, ये ईएमएफ को डिनोट कर रहा है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ये चेंज इन करंट, ठीक है, और ये टाइम को।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन ए रेजोनेंट सर्किट एल आपको दे रखा है 10 मिली हेनरी, सी 100 माइक्रोफेरेड एंड आर दे रखा है 0.2 ओम। द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ द सर्किट इज, क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर। एक अनुनादी परिपथ में एल आपको दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, परिपथ में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फोर सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए देखिए जो क्वालिटी फैक्टर क्यू होता है वो 1/r रूट ऑफ एल अपॉन सी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट ऑफ एल अपॉन सी आर स्क्वायर। Q factor is dependent on the value of all three components L, R, C। तो Q है वो L, R, C तीनों पे डिपेंड करता है। तो देखिए हमें जो गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन L आपको दे रखा है 10 मिली हेनरी, L दे रखा C दे रखा है आपको 100 माइक्रोफैरड और R दे रखा है 0.2 ओम। Q हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है Q। तो Q का अभी हमने फॉर्मूला देखा, डिस्कस किया। तो Q इक्वल टू 1/r रूट ऑफ L अपॉन C। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/0.2 रूट ऑफ L की वैल्यू है 10 मिली को चेंज कर दीजिए मीटर में -3 अपॉन 100 माइक्रो को चेंज कर दीजिए मीटर में। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1/0.2 रूट ऑफ, ठीक है, ये आ जाएगा 10,000 और नीचे रहेगा ये है 100। देखिए 1/0.2 इंटू 100/10, 0 से 0 जब यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 10। तो Q का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 50। कितना, 50। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर सीरीज कॉम्बिनेशन ये आपको याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट ऑफ L अपॉन C। L क्वेश्चन में गिवन है, C भी गिवन है, R भी गिवन है और आपको Q अननोन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन ए सर्किट V 200 साइन 340 इन T एंड I दे रखा है। द एवरेज पावर कंज्यूम इन द सर्किट इज, एवरेज पावर पूछा है ना। एक परिपथ में V ये है, I ये है, परिपथ में औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब किसी क्वेश्चन में हमें, ठीक है, हम जानते हैं पावर क्या पूछा है कि अज्यूम पावर, ठीक है, इन द सर्किट, एवरेज पावर पूछा है ना, हमें पूछा है एवरेज। सबसे पहले हम पावर ज्ञात करेंगे। तो पावर देखिए, पावर P, I करंट और V वोल्टेज में रिलेशन होता है, हम जानते हैं P इक्वल टू VI, ये रिलेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे V का मान दे रखा है और आपको I का मान दे रखा है। तो देखिए P इक्वल टू V की वैल्यू है 200 साइन 314T, I की वैल्यू पुट कर दीजिए साइन 314T प्लस 5/3। अब देखिए, अब हम एक सरसमी का यूज लेंगे। कौन सी, साइन A प्लस B। तो ये होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो P इक्वल टू 200 साइन 314T
अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन 314t डॉट कॉस पाई बाई 3 प्लस cos 314t डॉट साइन पाई बाई 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 200। ये देखिए साइन, ये साइन दोनों का ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 314t इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस 200 साइन 314t। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, cos 314t डॉट साइन पाई बाई 3। अब हमें क्वेश्चन पूछा है अज्यूम एवरेज पावर कंज्यूम। अब हम इस पावर का एवरेज ले लेंगे। एवरेज देखिए 200 साइन स्क्वायर 314t एवरेज cos पाई बाई 3 प्लस 200 साइन 314t का एवरेज, एवरेज cos 314t और साइन पाई बाई 3। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज ये कितना होता है 1/2 और साइन थीटा कॉस थीटा एवरेज क्या हो जाता है 0। तो देखिए हम t वाली टर्म्स का एवरेज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो एवरेज साइन स्क्वायर इसका तो हो जाएगा 1/2, ये और ये टर्म ये क्या हो जाएगा 0 एवरेज, इसका भी 0। तो देखिए तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 200 साइन स्क्वायर इसका एवरेज 1/2 इंटू कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 100। तो एवरेज पावर कितना आ गया 50 वॉट, कितना आ गया एवरेज पावर 50 वॉट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरेज पावर कितना आ गया 50 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, देखिए आपको कुछ नहीं करना था, वो आपको V दे रखा था विभवांतर और करंट दे रखी थी I, P बराबर VI, यहाँ से फिर P एवरेज लिया और एक साइन A प्लस B का हमने फॉर्मूला किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, when the axes of two polarizer plate are parallel, the intensity of transmitted light is maximum. By what angle should the axis of one plate be rotated so the intensity of the transmitted light reduced to half? जब दो ध्रुवक प्लेटों के अक्ष परस्पर समांतर है तब उनके पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है। किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए। तो ये जो बातें हो रही है वो हो रही है मेलस लॉ में, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, दो आपको ध्रुवक दे रखे हैं, ठीक है, वो दोनों ही कैसे हैं समांतर है, परस्पर कैसे है समांतर है, उनके पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है। ये मेलस लॉ की बात हो रही है। तो देखिए मेलस लॉ हम देख लेते हैं। मेलस लॉ क्या होता है, दिस इज द लॉ ऑफ मेलस नेम, ये छोड़ो। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका, ये देखिए स्टेटमेंट मेलस लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेलस व्हेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट in is incident on the analyzer,
the intensity I of the light transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of angle between the transmission axis of the analyzer and polarizer। देखिए ये एक सोर्स है, ठीक है। अब ये पोलराइजर है और इसके आगे ये क्या रखा है, एनालाइजर। दोनों ही कैसे है, पैरेलल है। तो देखिए ये इंटेंसिटी है, ठीक है, और ये एंगल थीटा से ये क्या कर देती है, देखिए एंगल किस किस के बीच में है, देखिए स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस एंड ऑफ द एनालाइजर एंड द पोलराइजर, ठीक है, थीटा। और जो आई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस लो। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए, कितना घुमाया जाए मतलब एंगल की बात हो रही है। थीटा आपको ज्ञात करना है कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए। पहले पारगमित प्रकाश हमने लिया था आई नॉट, अब कितना हो जाता है आई नॉट बाई 2। तो ये पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा। यहां से देखिए पुट कर दीजिए। अब हमें आई की जगह पुट करना है कि आधी हो जाती है आई नॉट बाई 2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आई नॉट बाई 2 आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट से आई नॉट, तो ये कॉस थीटा किसके बराबर है, 1/√। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/√2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए हमने कुछ नहीं, सिंपल मेलस लॉ यूज लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दे रखा था कि पारगमित, लास्ट में क्या हो जाता है कि जो कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए, ठीक है। कि हमने कंडीशन लगाई और एंगल। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the slope of the graph between stopping potential and the frequency of the light is। देखिए ग्राफ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ का ढलान होता है, ठीक है। आपको स्लोप दिखानी है कितनी होती है। तो देखिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन डिराइव्ड एन इक्वेशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये होती है एच न्यू इक्वल टू फाइव नॉट प्लस के मैक्सिमम। के मैक्सिमम देखिए, के मैक्सिमम में क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। और ये फाइव नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखिए बाई आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए -5 की जो देखिए वर्क फंक्शन होता है फाइव नॉट, वो होता है एच वी नॉट। क्या होता है, एच म्यू नॉट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो कितनी होती है, ई वी
नॉट। अब देखिए दोबारा देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। के मैक्सिमम ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस ये होता है एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन। यहां से देखिए वी नॉट क्या मिलेगा हमें, ये है क्या है, ये है पोटेंशियल। कौन सा, देखिए आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो देखिए ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पोटेंशियल, ठीक है। वी नॉट ये हो जाएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। अब देखिए हमें जो ग्राफ पूछा था, तो देखिए ग्राफ ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी। देखिए तुलना करिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ पे देखिए x की जगह काम कर रहा है फ्रीक्वेंसी, और यहां से देखिए आप कंपेयर करोगे ठीक है, तो आपको m की वैल्यू मिलेगी h अपॉन ई। तो हम कह सकते हैं स्लोप ढलान आपको कितनी मिल जाएगी, h अपॉन ई। आपको स्लोप की क्वेश्चन में पूछा है कि स्लोप कितनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज अकॉर्डिंग फॉर द स्लोप, स्लोप पूछा है तो h अपॉन ई, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए यहाँ जो c की वैल्यू वो नेगेटिव में आ रही है इस तरीके से, ये वैल्यू है माइनस किसकी है, h अपॉन ई, ठीक है, v नॉट, और ये स्लोप है वो कितनी है, h अपॉन ई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन द फ्यूजन ऑफ 94 to 39 on the average 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज पर फ्यूजन, ठीक है, पर फ्यूजन आपको एनर्जी दे रखी है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच एनर्जी वुड बी रिलीज इफ ऑल द एटम्स of the 1 kg of pure 94 to 39 undergoes fission, कि विखंडन से प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा आपको दे रखे, यदि 1 केजी शुद्ध के सभी परमाणु विखंडित हो तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक केजी में जितने भी एटम है परमाणु है उन सभी की हमें एनर्जी बतानी है कि कितनी रिलीज होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एटम की ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए वन एटम ऑफ, सॉल्यूशन देखिए इसका, वन एटम ऑफ 94 to 39 एनर्जी
रिलीज, देखिए 1 एटम ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन 1 kg ऑफ 94 to 39। तो देखिए नंबर ऑफ एटम ज्ञात करेंगे तो देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवगाद्रो संख्या। ठीक है, गिवन मास आपको दे रखा है 1 kg, ठीक है, तो 1000 ग्राम, अपॉन मोलर मास आपको दे रखा है 239 ग्राम इंटू अवगाद्रो 0.23 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया टोटल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन 1 kg आ गया। और एक एटम के लिए आपको एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको पूछा है कि 1 kg में जितने भी परमाणु हैं उन सबके लिए कितनी ऊर्जा रिलीज होगी। तो देखिए एनर्जी रिलीज बाई 1 kg एटम। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन 1 kg इंटू एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज बाई 1 एटम। तो देखिए नंबर ऑफ एटम इन 1 kg अभी हमने ज्ञात किया, ये देखिए 1000 अपॉन 239 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और एनर्जी रिलीज बाई 1 एटम ये आपको दे रखी है, एनर्जी 1 एटम ऑफ एनर्जी रिलीज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आप उसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.53 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन देखिए 26 पावर आ रही है, तो देखिए 26 4.5 इंटू, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।